हाय एग्रीकल्चर स्टूडेंट। माय नेम विष्णु जायसवाल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय विष्णु जायसवाल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब सभी जो क्रॉप थी अब हमारी सब क्रॉप कंप्लीट हो गई। सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड एंड रेसे वाले, ठीक है। सभी क्रॉप जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं न्यू चैप्टर। क्या है भैया? सीड टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। दिया है भैया सीड टेक्नोलॉजी। सीड टेक्नोलॉजी, चलिए जानते हैं सीड टेक्नोलॉजी के बारे में। दिया है कि डिफिनेशन ऑफ सीड यानी कि बीज की परिभाषा सस्य विज्ञान के अनुसार यानी कि एग्रोनॉमिकली क्या है। कह रहा है कि बीज या बीज के रूप में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ या प्रोपेग्यूल पौधे का वह अविकसित भाग जो जीवित हो, जो प्रवर्धन यानी कि लैंगिक तथा वानस्पतिक रूप में प्रयुक्त होता हो। फसल का कोई भी भाग जिससे नया पौधा विकसित हो क्या कहलाता है? सीड कहलाता है। किसके आधार पर? एग्रोनॉमिकली यानी कि सस्य विज्ञान के अनुसार पर। बीज या बीज जिससे प्रयुक्त होने वाले प्रयोग जो कि अविकसित हो लेकिन जीवित भाग हो और उससे नए पौधे जो है तैयार किया जा सके तो क्या है? वो सीड है। किसके भाषा में? एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान के अनुसार, ठीक है। अब दिया है कि वनस्पति विज्ञान के अनुसार, वनस्पति विज्ञान के अनुसार यानी कि बोटेनिकली कह रहा है कि बीज एक निषेचित अंडा यानी कि फर्टाइज ओव्यूल है। इसमें एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, सीड कोट पाया जाता है। इसमें अंकुरण की क्षमता होती है। इकोनॉमिकली क्या था आपका? बीज का कोई भी भाग, पौधे की फसल का कोई भी भाग जिससे जो है नया पौधा विकसित हो उसे ही बीज कहते हैं एग्रोनॉमिकली। और जो बॉटनिकली है उसका कहना क्या है? कह रहा है कि जिसमें एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म और सीड कोट पाए जाते हैं और इसमें जो अंकुरण की क्षमता होती है उसे ही हम जो है बीज कहते हैं, ठीक भैया। तो ये हो गया आपका एग्रोनॉमिकली हो गया और बोटेनिकली हो गया। एग्रोनॉमिकली में क्या था? फसल का कोई भी भाग जिससे जो नया पौधा विकसित हो, एग्रोनॉमिकली था। और बोटेनिकली क्या था? जिसमें एम्ब्रियो और सीड कोट, एंडोस्पर्म तीनों पाए जाते हैं, उसको जो है सीड कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। कह रहा है कि अंकुरण के लिए आवश्यक फैक्टर जर्मिनेशन, फैक्टर ऑफ जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण के लिए आवश्यक कारक। पहला क्या है? बीज में अंकुरण की क्षमता यानी कि बीज क्या होना चाहिए? उसमें जो है जमाव की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा कि नमी, अंकुरण के लिए बीज में 40 से 60% से अधिक नमी चाहिए। यानी कि बीज में जो है नमी की मात्रा भारी मात्रा में होनी चाहिए जिससे जो है अपने आप को वह जर्मिनेट कर ले, ठीक भैया। और कह रहा उचित तापमान यानी कि बीज को जर्मिनेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए उचित तापमान होना चाहिए। ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन का जो है सप्लाई होना चाहिए यानी कि ऑक्सीजन जो है बीज को बराबर मिलते रहे, ठीक है। और यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? बीज जो है अंदर ही अंदर सड़ जाएगा, ठीक है। तो मुख्य जो होता है जमाव के लिए मुख्य क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है कि पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कह रहा है कि अनुवांशिकी गुण यानी कि पेरेंटल फीचर। दूसरा है वायु एवं लाइट यानी कि वायु एवं प्रकाश। आर्द्रता एवं ताप यानी कि नमी एवं टेम्परेचर। खनिज लवण, ये सब क्या करते हैं? ये पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अनुवांशिकी गुण और वायु और प्रकाश, आर्द्रता एवं तापमान और खनिज लवण जो है प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पौधों की वृद्धि एवं अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि जो पौधों की ग्रोथ है और जो जर्मिनेशन है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। पहला कह रहा है कि बुआई की गहराई या बीज के ऊपर मिट्टी की गहराई। गहराई की बीज बुआई की गहराई यानी कि गहराई पर भी नहीं बोना चाहिए जिससे जो है जर्मिनेशन नहीं होगी, फसल सीड जर्मिनेशन नहीं होगी। और कह रहा है बीज के ऊपर की मिट्टी की गहराई यानी कि बीज जो है ज़्यादा अंदर नहीं होना चाहिए, मिनिमम अंदर होना चाहिए जिससे जो है बीज अपना जर्मिनेशन आराम से कर ले, ठीक है, आसानी से कर ले। दूसरा अपर्याप्त या अधिक मृदा आर्द्रता, मृदा आर्द्र यानी कि मृदा में जो है नमी की भारी मात्रा भी नहीं होनी चाहिए, नमी जो है मीडियम में रहना चाहिए, ठीक है। तीसरा है निम्न वायु रंध्रता। निम्न वायु रंध्रता, देखिए जब वायु रंध्रता निम्न होती है तो भी
सीड का जर्मिनेशन नहीं होता, यानी कि सीड का जमाव नहीं होता है। इसलिए मृदा में जो है वातरंध्रता होनी चाहिए, वायुरंध्रता होनी चाहिए। और कह रहा है कि मिट्टी का अवैध सतह, यह मिट्टी का अधिक ठोस होना। यदि मिट्टी जो है आपकी अधिक ठोस होगी, कठोर होगी, तो भी जो है सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा। ठीक है। आगे कह रहा है कि निम्न तापमान, यदि तापमान भी निम्न रहेगा तो भी आपका जो है सीड जर्मिनेशन नहीं होगा और पौधों की वृद्धि नहीं होगी। आगे कह रहा है कि मृदा का शीघ्र सूख जाना, बलुई मिट्टी होती है, जल्दी से गर्म होती है, जल्दी सूख जाती है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और अगर अधिक काल अवधि तक नहीं करनी चाहिए। और लवण का हानिकारक स्तर और निम्न अंकुरण क्षमता, मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशाओं का ठीक नहीं होना। ये सब क्या थे? ये सब भैया पौधे की वृद्धि एवं अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक थे। यदि जो है जब गहराई पर बुआई हो गई तो भी जमाव नहीं होगा। अधिक मृदा आर्द्रता जो है होगी तो भी नहीं होगा। निम्न वायुरंध्रा होगी तो भी नहीं होगा। मृदा यदि जल्दी सूख जा रही है तो भी नहीं होगी। तो ये सब जो है इसके प्रभावित करने वाले कारक थे। ठीक है। और दिया भी है विशेष नोट में कह रहा है कि प्रयोगशाला में बीज के अंकुरण प्रतिशत की तुलना में खेत में अंकुरण प्रतिशत हमेशा कम होता है। यानी कि जब प्रयोगशाला में जो है सीड का जमाव देखेंगे, यानी कि सीड का जर्मिनेशन करेंगे तो भारी मात्रा में होगा, लेकिन जब आप खेत में वही प्रयोग करेंगे या खेत में आप बीज बोते हैं तो वो कम मात्रा में होता है। ये जो है बीज की जो है गुण हैं। ठीक है। कि आप जो प्रयोगशाला में जो है उगाएंगे तो ज़्यादा होगा और खेत में उगाएंगे तो कम होगा। और कह रहा है कि दाना भरने के समय नाइट्रोजन का फुहारा पूर्ण रूप से छिड़काव करने से अंकुरण, प्रारंभिक वृद्धि और पौध की वृद्धि अच्छी होती है और सुसुप्ता अवस्था कमजोर पड़ती है। यानी कि जब जो है दाना भरने लगे तब क्या करना चाहिए? नाइट्रोजन का पानी छिड़काव करना चाहिए, यानी कि फुहारे के रूप में छिड़काव करना चाहिए। जिससे क्या होता है, जिससे भैया उसमें अंकुरण में और प्रारंभिक वृद्धि और पौधे की वृद्धि जो है अच्छी होती है। तीसरा कह रहा है कि सूरजमुखी में मैग्नीशियम क्लोरेट यानी कि केमिकल राइपनर है, जो कि 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का छिड़काव फ्लावरिंग के 40 दिन बाद करने से बीज की दुगुना आर्द्रता कम हो जाती है और बुआई गुणवत्ता भी प्रभावित नहीं होती है। यानी कि जो सूरजमुखी में यदि आप मैग्नीशियम क्लोराइड 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उस पर छिड़काव कर देते हैं फ्लावरिंग के 40 दिन बाद, तो उससे क्या होता है? बीज में आर्द्रता की कमी होती है, जिससे जो है बुआई गुणवत्ता भी प्रभावित नहीं होती। यानी कि बाद में आप जो है सूरजमुखी के बीज को आराम से बो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। आगे दिया है बीज सूचकांक एवं गुणवत्ता मापदंड। बीज सूचकांक एवं गुणवत्ता मापदंड कह रहा है कि सीड इंडेक्स किसे कहते हैं? वेट ऑफ 100 सीड। मोटे अनाजों के मामले में जैसे मक्का, मोटे अनाजों के मामले में जो है सीड इंडेक्स कितना होता है? 100 बीज क्या होता है? सीड इंडेक्स होता है। 100 बीज के वजन को क्या कहते हैं? सीड इंडेक्स कहते हैं। और कह रहा है टेस्ट वेट किसे कहते हैं? तो टेस्ट वेट है 1000 सीड, 1000 दाने के वजन को क्या कहा जाता है? टेस्ट वेट कहा जाता है। और 100 सीड के वजन को 100 दानों के वजन को क्या कहा जाता है? सीड इंडेक्स 100 सीड का होता है, टेस्ट वेट 1000 सीड का होता है। ठीक है। जैसे कि राइस में हम 1000 दानों का सीड इंडेक्स टेस्ट वेट लेते हैं और मक्का में सीड इंडेक्स लेते हैं 100 दानों का। आगे दिया है सीड क्वालिटी इंडेक्स, बीज गुणवत्ता सूचकांक। कह रहा है कि बीज के अंकुरण के ओज को सीड वेबिलिटी कहते हैं। यानी कि जब अंकुरण जिस तरह से अंकुरण होता है उसी को ही बीज गुणवत्ता सूचकांक कहते हैं कि कितना अच्छा है कितना नहीं। और अशुद्धता प्रतिशत, बीज के नमूने में उपस्थित अशुद्धता के प्रतिशत को डॉकेज कहा जाता है। जब जो है सीड वेट नमूना लेते हैं, सीड इंडेक्स से लेते हैं या फिर सीड वेट से लेते हैं, तो उसमें जो है जब अशुद्धियाँ पाई जाती हैं उसी को मापने के लिए हम जो है डॉकेज शब्द का प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि उसमें जो है अशुद्धियाँ होती हैं, इसलिए हम जो है उसको डॉकेज कह देते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया है महत्वपूर्ण सूत्र, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। रियल वैल्यू यानी कि आरवी बराबर क्या होता है? प्योरिटी गुणे जर्मिनेशन बटे 100। प्योरिटी मतलब होता है शुद्धता, कितने % शुद्ध हुआ, कितना % जमा हुआ, गुणे 100 कर देंगे तो आपका जो है रियल वैल्यू आ जाएगा। और शुद्धता प्रतिशत यानी कि प्योरिटी बराबर क्या होता है? वेट ऑफ प्योर सीड गुणे वेट ऑफ बल्क सैंपल गुणे 100। यानी कि जितना सैंपल लिए थे, सीड इंडेक्स लिए थे
और कितना टोटल सीड था गुणे 100 कर देंगे तो आपका जो है बीज शुद्ध प्रतिशत निकल आएगा। और अशुद्धता प्रतिशत क्या करेगा, वेट ऑफ इम्प्योरिटीज गुणे बीटी ऑफ बल्क सैंपल गुणे 100 कर देंगे तो आपका जो है इम्प्योरिटी आ जाएगा। प्योरिटी क्या होगा, वेट ऑफ प्योर सीड गुणे सॉरी प्योरिटी क्या है, वेट ऑफ प्योर सीड बटे वेट ऑफ बल्क सैंपल गुणे 100 करना था इसमें, ठीक है। प्योरिटी में वेट ऑफ प्योर सीड गुणे वेट ऑफ बल्क सैंपल गुणे 100 कर देंगे तो आपका शुद्धता प्रतिशत आ जाएगा। और अशुद्धता प्रतिशत करेंगे तो आप वेट ऑफ इम्प्योरिटीज बटे वेट ऑफ बल्क सैंपल गुणे 100 कर देंगे तो आपका जो है अशुद्धता प्रतिशत निकल आएगा। कह रहा है कि 70% से कम वास्तविक वैल्यू यानी कि रियल वैल्यू वाले बीज को बुआई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी कि जिसमें जो है 70% से कम जो है आपका बीज की वैल्यू आ रही है आरबी, तो जो है बुआई के लिए प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। ठीक भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है आनुवांशिकता, शुद्धता एवं पृथक्करण दूरी यानी कि आइसोलेशन डिस्टेंस। कह रहा है कि जहाँ तक एक ही फसल के अन्य प्रजातियों के बीजों से अशुद्धता का सवाल है, वहाँ आनुवांशिक शुद्धता 100% होनी चाहिए। यानी कि जब जो है आप एक ही फसल में जो है अन्य बीजों की अशुद्धता मापते हैं तो क्या हो जाना चाहिए, मेन बीज की जो आनुवंशिक शुद्धता है वो कितनी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। लेकिन दूसरे फसल स्पीसीज के बीजों की अशुद्धता में यह स्थिति केवल 0.1% तक ही छूट दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए 2 क्रॉप हैं, उसमें 0.1% खरपतवार है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी 100% आप लोग का जो है शुद्धता कहा जाता है। ठीक है, 99% सही हुआ, 1% गड़बड़ तो भी जो है वो शुद्धता का प्रतीक माना जाएगा। कह रहा है कि नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन बनाम आइसोलेशन डिस्टेंस। चावल, गेहूं तथा सोयाबीन जैसे परंपरागत फसलों के लिए मात्र 3 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस की जरूरत होती है। अब नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, जैसे इसमें दिया है नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन और आइसोलेशन डिस्टेंस रिक्वायर मीटर में। 0 से 10% जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो 100 से 200 मीटर पर रखेंगे। जब 11 से 25% पॉलिनेशन प्राप्त होता है तो 200 से 300 मीटर रखते हैं। अब जब 26 से 50% प्राप्त होता है तो 300 से 500 मीटर रखते हैं। और जब 51 से 75% प्राप्त होता है तो 500 से 1000 मीटर रखते हैं। जब 76 से 100% प्राप्त होता है तो 1000 से ज़्यादा मीटर पर जो है हम आइसोलेशन डिस्टेंस करते हैं, यानी कि पृथक्करण दूरी 1000 से ज़्यादा करते हैं। जब जो है 76 से 100% के बीच में आपका पॉलिनेशन प्राप्त होता है तो 1000 से ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम पृथक्करण दूरी मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस। पहला दिया है आपका क्रॉप्स, फिर दिया है फाउंडेशन सीड की दूरी कितनी होनी चाहिए और सर्टिफाइड सीड की दूरी होनी चाहिए, और रिमार्क स्पेसिफिक कंडीशन, अगर कंडीशन गड़बड़ हो तो क्या कैसा कर होना चाहिए। तो दिया है पहला आपका फील्ड क्रॉप यानी कि राई, स्वीट, बार्ले और जई। इसमें जो है फाउंडेशन सीड की दूरी होती है 3 मीटर, सर्टिफाइड की भी 3 मीटर होनी है, और लूज स्मट के लिए अगर हो गेहूँ में तो 150 मीटर जो है रिक्वायर करते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं भैया। आगे दिया है पर्ल मिलेट हाइब्रिड के लिए या सीड पेरेंट पॉलिनेटर के लिए 1000 मीटर जो है हम फाउंडेशन सीड की दूरी रखते हैं, और सर्टिफाइड सीड के लिए 200 मीटर। ठीक है, और आइसोलेशन फ्रॉम अदर वेराइटीज नॉन कन्फर्म लाइन, ये जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं परमिट के तरह वैरायटी की। और कॉटन हाइब्रिड दे रहा है, कॉटन हाइब्रिड की संकर कपास की 50 मीटर जो फाउंडेशन सीड है, 30 मीटर सर्टिफाइड सीड है। और सोयाबीन का दिया है, सोयाबीन और मूंगफली का 3 मीटर और सर्टिफाइड का भी 3 मीटर है। रैप सीड एंड मस्टर्ड का 50 मीटर जो है सेल्फ पॉलिनेटर के लिए रखते हैं, और 100 मीटर जो है आपका सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के लिए रखते हैं। 50% सेल्फ कंपैटिबिलिटी और 100% सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी स्व अनिश्चितता के लिए रखते हैं। और सर्टिफाइड सीड में 25 मीटर है, सॉरी 50 मीटर होगा, 50 मीटर सेल्फ कंपैटिबिलिटी होगी तब रखते हैं सरसों को, और 100% जब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है तब रखते हैं। और जो सर्टिफाइड सीड में है 25 मीटर जो है
सेल्फ कंपैटिबिलिटी के लिए रखते हैं और 50 जो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के लिए रखते हैं। ठीक है, तो ये जो है भारी मात्रा में आप जो है समझ लेना आप क्या कह रहा है। कह रहा कास्ट यानी कि अरंडी की 300 मीटर जो है आपका फाउंडेशन सीट की दूरी रखते हैं और सर्टिफाइड सीट की दूरी 150 मीटर रखते हैं। आगे दिया है ओकरा यानी कि भिंडी के बारे में। भिंडी कह रहा है कि 400 मीटर रखते हैं आपका जो है फाउंडेशन और 200 फाउंडेशन है ना, हाँ 200 आपका सर्टिफाइड सीट रखते हैं। कितना रखते हैं ओकरा का 400 और 200 जो का सर्टिफाइड सीट के लिए रखते हैं। कैबेज कैबेज का 1600 मीटर जो है फाउंडेशन और 1000 सर्टिफाइड। और ओनियन बल्ब यानी कि प्याज का 5 और 1000 जो है रखते हैं फाउंडेशन सीट के लिए और सर्टिफाइड के लिए 5 से 500 मीटर रखते हैं। आगे बात करते हैं टोमेटो का। टोमेटो का 50 रखते हैं फाउंडेशन के लिए मीटर और 25 मीटर जो आपका सर्टिफाइड के लिए रखते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। पर लिमिट यानी कि सीड पेरेंट पोलेंटर के लिए 1000, फाउंडेशन के लिए 1000 हो गया, सर्टिफाइड के लिए 200, कॉटन के लिए 50 मीटर और सर्टिफाइड के लिए 30 मीटर। सोयाबीन और मूंगफली में फाउंडेशन के लिए 3 मीटर और सर्टिफाइड में भी 3 मीटर। रेपसीड एंड मस्टर्ड में 50 मीटर जो है सेल्फ इनकैपेबिलिटी के लिए और 100% जो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के लिए और 25 मीटर जो है आपका सेल्फ कंपैटिबिलिटी और 50% जो है 50 मीटर जो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के लिए रखते हैं। कैस्टर में 300 मीटर फाउंडेशन का रखते हैं, 150 मीटर सर्टिफाइड का रखते हैं। ओकरा में 400 मीटर फाउंडेशन का रखते हैं, 200 मीटर आपका सर्टिफाइड में रखते हैं। कैबेज में 1600 मीटर आपका जो है फाउंडेशन का रखते हैं और 1000 मीटर सर्टिफाइड सीट का रखते हैं। आगे कह रहा है कि ऑनियन बल्ब यानी कि प्याज में या बल्ब क्रॉप में 5 से 1000 मीटर रखते हैं फाउंडेशन, 5 से 500 जो है सर्टिफाइड रखते हैं। टोमेटो का 50 मीटर फाउंडेशन और 25 मीटर सर्टिफाइड रखते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है आप देख लेना अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ख़त्म हो गया भैया, तो यहाँ तक थी आपकी सीड टेक्नोलॉजी के बारे में। एक बार पुनः समझा देते हैं कि क्या होता है। बीज की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सीड एग्रोनॉमिकली यानी सस्य विज्ञान के अनुसार क्या है, बीज या बीज के रूप प्रयुक्त होने वाला पदार्थ जिससे जो है नया पौधा पदार्थ या प्रोपेगुल जिससे जो है नया पौधा विकसित हो उसे सस्य विज्ञान के अनुसार हम बीज कहते हैं। और बॉटनिकली यानी वनस्पति विज्ञान के अनुसार जिसमें एम्ब्रियो एंडोस्पर्म और सीड कोड पाया जाता है वही बीज है। आगे कह रहा है कि जनरेशन के लिए जो है आवश्यक कारक क्या होना चाहिए, बीज में अंकुरण की क्षमता होनी चाहिए, नमी के लिए 40 से 60% से अधिक नमी होनी चाहिए, उच्च तापमान होना चाहिए, ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए और पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक में आनुवंशिक गुण भी प्रभावित करते हैं, वायु और प्रकाश प्रभावित करते हैं, आर्द्रता एवं ताप प्रभावित करते हैं, खनिज लवण प्रभावित करता है। आगे बात करते हैं पौधों की वृद्धि और अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक में कौन कौन से कारक थे, बुआई गहराई, अपर्याप्त एवं अधिक मृदा आर्द्रता, निम्न वायु आर्द्रता, मिट्टी का अवैध या मिट्टी का अधिक ठोस होना, निम्न तापमान, मृदा का सूख जाना, अधिक काल अवधि, लवण का हानिकारक स्तर में निम्न अंकुरण क्षमता और मृदा के भौतिक रासायनिक एवं जैविक दशाओं का ठीक न होना भी पौधे की वृद्धि एवं अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आगे दिया है विशेष नोट में, कह रहा है कि पौधा प्रयोगशाला में जब आप उगाते हैं बीज को तो इस तुलना जो है प्रयोगशाला में अधिक मात्रा में होती है, जबकि जब आप खेत में उगाते हैं तो उसकी जो है जर्मिनेशन में हमेशा कम होती है। प्रयोगशाला में उगाते जर्मिनेशन ज़्यादा होती है और जब खेत में उगाते तो जर्मिनेशन कम होती है। और कह रहा है कि दाना भरते समय नाइट्रोजन का फुहारा करने से अंकुरण प्रभावित प्रारंभिक वृद्धि एवं पौधों की वृद्धि अच्छी होती है और सुसुप्ता अवस्था को कमजोर कर देती है। यानी कि जब दाना बनने लगे तो नाइट्रोजन का छिड़काव कर देने से क्या होता है, अंकुरण में वृद्धि होती है, जब बोई जाती है प्रारंभिक वृद्धि होती है और पौधा जो है सुस्ता अवस्था यानी कि कमजोरी को छोड़ देता है। सूरजमुखी में कह रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड का पड़ी छिड़काव 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 40 दिन के बाद करते हैं तो जो है बीज की दुगनी आर्द्रता कम हो जाती है, यानी कि जो नमी % हो जाए घट जाता है और बुआई गुणवत्ता में भी प्रभावित नहीं होती है। बीज सूचकांक था, बीज सूचकांक 100 सीड के वजन को सीड इंडेक्स कहा जाता था, जैसे कि मेज में, और 1000 सीड के वजन को जो है टेस्ट वेट कहा जाता था धान में। ठीक है, और सीड क्वालिटी इंडेक्स क्या है, बीज के जर्मिनेशन के इंडेक्स को ही सीड क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं।
और डॉकेज क्या है? डॉकेज बीज में नमूने लेने की उपस्थिति में अशुद्धता का परिचय, यानी कि मान लीजिए गेहूँ है, गेहूँ में आपको फ्लैश माइनर आ गया, तो क्या फ्लैश माइनर क्या है? डॉकेज है। उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? डॉकेज शब्द, यानी कि अशुद्धता है। और आरबी क्या था? आरबी था आपका प्योरिटी गुणे जनरेशन परसेंट गुणे 100, जो आपका आरबी आ जाता था, रियल वैल्यू। शुद्ध परसेंट क्या था? वेट ऑफ प्योर सीड बटे वेट ऑफ बल्क सैंपल गुणे 100 कर देता, आपका प्योरिटी आ जाता था। इम्प्योरिटी यानी अशुद्धता प्रतिशत वेट ऑफ इम्प्योरिटीज बटे वेट ऑफ बल्क सैंपल गुणे 100 करते तो आपका जो है 17% आ जाता था। कह रहा है कि 70% से कम वास्तविक वैल्यू वाले बीज को खेत में बोया नहीं जाता, यानी कि जिसका जो है आरबी 70% से कम हो तो उसको खेत में जर्मिनेशन के लिए या बुआई के लिए नहीं बोया जाता है। आगे बात करते हैं अनुवांशिक शुद्धता पृथक्करण दूरी में। तो न्यूट्रल क्रॉस पॉलिनेशन 0 से 10% होता है तो 100 से 200 मीटर पर करते हैं। जब 11 से 25% होता है तो 200 से 300 मीटर। 26 से 50 होता है तो 300 से 500 मीटर। 51 से 75 होता है तो 500 से 1000 मीटर। और 76 से 100 होता है तो 1000 से ज़्यादा मीटर पर जो है हम डिस्टेंस करते हैं। आगे दिया विभिन्न फसलों के डिस्टेंस के बारे में। आइसोलेशन डिस्टेंस यानी कि फील्ड क्रॉप राइस व्हीट बार्ले और जई के लिए 3 मीटर फाउंडेशन, 3 मीटर सर्टिफाइड। और दिया है पर्ल मिलेट के बारे में। पर्ल मिलेट का हाइब्रिड के लिए 1000 फाउंडेशन के लिए और सर्टिफिकेट के लिए 200। कॉटन हाइब्रिड के लिए 50 मीटर जो है फाउंडेशन और 30 मीटर जो है सर्टिफाइड। सोयाबीन और ग्राउंडनट के लिए 3 मीटर जो है आपका फाउंडेशन और 3 मीटर सर्टिफाइड के लिए होता है। रेपसीड मस्टर में 50 जो है 50 मीटर सेल्फ कंपैटिबिलिटी के लिए होता है और 100 मीटर जो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के लिए होता है। 25 मीटर जो है आपका सेल्फ कंपैटिबिलिटी होता है, 50 मीटर जो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के लिए होता है सर्टिफाइड में, यानी कि आधा आधा होता है। 25 का आधा 50 का आधा 25, 100 का आधा 50, ठीक है, याद रखना। अरंडी में 300 मीटर जो है फाउंडेशन होता है, 150 मीटर आपका सर्टिफाइड होता है। भिंडी में 400 मीटर आपका फाउंडेशन होता है और 200 मीटर सर्टिफाइड होता है। आगे कह रहा था कि कैबेज में 1600 होता है फाउंडेशन, 1000 होता है सर्टिफाइड। 5 से 1000 का ऑनियन बल्ब होता है, 5 से ऑनियन बल्ब फाउंडेशन होता है, 5 से 500 जो है सर्टिफाइड होता है। टोमेटो में 50 मीटर जो है फाउंडेशन होता है, 25 मीटर सर्टिफाइड होता है, यानी कि फाउंडेशन से हमेशा सर्टिफाइड क्या होगा? कम होगा, ठीक है, कम होगा। फाउंडेशन यदि ज़्यादा है तो सर्टिफाइड सीड हमेशा जो है उसकी आइसोलेशन डिस्टेंस जो सर्टिफाइड की कम होगी, ठीक भैया। तो यहाँ तक आप लोगों को सीड टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई है। कल आपको पढ़ाएंगे सीड ट्रीटमेंट और जो है सीड डोरमेंसी के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।